जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राजनीति के चाणक्य, शातिर नेता, चतुर नेता कहलाने वाले शरद पवार आज इस स्थिति में हैं कि अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी पीएम मोदी, कभी संघ, तो अब जो है देवेंद्र फडणवीस की शरण में पहुंचे हैं और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने फोन मिलाया है। दोनों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। 15 मिनट की ये बातचीत हुई है और इसकी जानकारी तो शरद पवार ने खुद ही दे दी है कि देवेंद्र फडणवीस से बातचीत हुई, लेकिन जो उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन वो सामने आया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को एक ऑफर दिया है, एक राजनीतिक ऑफर, जिस ऑफर में उन्होंने भाजपा को तो बताया कि उनका क्या फायदा है, लेकिन इस बीच में अपना फायदा उनके दिमाग में जरूर है, जो उनकी बेटी को लेकर है कि भाजपा के साथ जाने से उनकी बेटी की कुछ तो राजनीति में हैसियत रहेगी और कोई तो राजनीतिक भविष्य उनका सुरक्षित होगा। इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचे हैं, उनसे फोन पर बात की है। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने जब से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार रही, शिंदे जो है मुख्यमंत्री रहे, तब से ना तो शिंदे को कभी फोन मिलाया था, ना फडणवीस को फोन मिलाया था। लेकिन अब चुनाव के नतीजों के बाद वो कभी संघ की तारीफ करते हैं, तो कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं और कभी जो है देवेंद्र फडणवीस को फोन मिलाते हैं और वो बैकडोर से भाजपा को ऑफर दे रहे हैं। ये शरद पवार जो उनकी रणनीति है इस वक्त, क्योंकि उनकी स्थिति ये है अपनी पार्टी में कि उनकी पूरी पार्टी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि अजीत पवार के साथ वो विलय कर लें, पूरी दोनों पार्टियां एक हो जाए और अजीत पवार के हाथ में कमान रहे और शरद पवार जो है वो संन्यास ले ले या फिर जो है अपना संरक्षक दल में, इस तरह से मार्गदर्शक दल में चले जाए। इसीलिए इसके लेकर जोर डाला जा रहा है शरद पवार पर। लेकिन शरद पवार अब वो ये तो जानते हैं, उनकी तो अब खुद की काफी उम्र हो गई है और वो राजनीति में बहुत लंबे समय तक अब सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें चिंता अपनी बेटी की है कि अब अगर उनकी बेटी अजीत पवार के साथ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक वो परिवार का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उनकी बेटी की राजनीतिक हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि अजीत पवार के पास पार्टी की कमान होगी, पूरा परिवार उनके साथ होगा, पार्टी उनके साथ होगी और सुप्रिया सुले जो है वो अकेली अलग थलग हो जाएंगी और वो महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा उनका प्रभाव भी नहीं है। इसीलिए शरद पवार ने अब एक दूसरा रास्ता निकाला और वो भाजपा के पास पहुंचे हैं। पहले पीएम मोदी से भी मिले थे और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी की 2 दिवसीय बैठक में इन्होंने तारीफ की, आरएसएस की तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की कि किस तरह से चुनाव में इन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे लोगों के घर घर तक पहुंचे, अपना नैरेटिव बताया और इसी वजह से इन्हें विधानसभा चुनाव में जीत मिली। यहाँ तारीफ की और उसके बाद अब 2-3 दिन बाद ही देवेंद्र फडणवीस को फोन मिला दिया कि जब उन्होंने वो पुणे में साहित्य परिषद के कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने फोन करने की जानकारी दी और ये बताया कि मैंने भीड़ और परभणी को लेकर बातचीत की है सीएम से, वहां पर अशांति का माहौल है, भले ही हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन सभी को मिलकर शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। ये अकेले जो है सीएम की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम सभी को कोशिश करनी चाहिए और मैंने इसे लेकर 15 मिनट तक देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। अब बातचीत तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या क्या हुई है अब शरद पवार खुलकर तो नहीं बता सकते, लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो बताते ही हैं। और जो इनका कहना है कि अकेले सीएम की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आप देखिए किस तरह से सहयोग बनाने की कोशिश हो रही है कि कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। पूरा शरद पवार के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है। वो देखिए जो ऑफर दे रहे हैं वो बीजेपी को यही कह रहे हैं कि मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं बाहर से। जो इनके पास 8 सांसद हैं, बीजेपी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है और जिन 2 लोगों के साथ बीजेपी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है और भरोसा करने लायक तो और भी गठबंधन के लोग नहीं है। चिराग पासवान के भी कभी सुर बदल जाते हैं, अपना दल है, जयंत चौधरी है जो पहले भी पाला बदल चुके हैं, तो ये कोई भी पूरी तरह तो भरोसेमंद है नहीं। इसीलिए जितने ज्यादा सहयोगी होंगे उतना ज्यादा भाजपा के लिए बेहतर होगा कि अगर ज्यादा ऑप्शन होंगे तो कोई भी ऑप्शन छोड़कर उसको नहीं जाएगा। ऐसे में शरद पवार जो है अपने 8 सांसदों की बात कर रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी के विधायकों को जाना ही है तो अजीत पवार के पास क्यों जाए, वो भाजपा में क्यों ना जाए।
क्योंकि अगर वो भाजपा में जाएंगे तो सुप्रिया सुले के नेतृत्व में जाएंगे, सुप्रिया सुले लेकर जाएंगी विधायकों को, उनके जो उनके 10 विधायक हैं और 8 सांसद हैं, जिससे सुप्रिया सुले का भाजपा में एक महत्व होगा और भाजपा में वो सुरक्षित रहेंगी, उनकी लोकसभा सीट कम से कम सुरक्षित रहेगी। और अगर लॉयल्टी रखती हैं तो कल को कोई राज्य मंत्रालय भी मिल सकता है, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगियों को सम्मान देती रही है। तो इसीलिए शरद पवार इस वक्त देवेंद्र फडणवीस को, उनका यही कहना है कि वो भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हैं बजाय कि अजीत पवार की पार्टी में जाने के। क्योंकि देखिए, अजीत पवार जिस तरह से, उनका भी पूरा प्रयास चल रहा है कि शरद पवार की पार्टी के नेता उनके साथ मिल जाए, उनके पास आ जाए, पूरी पार्टी का विलय हो जाए। अभी दिसंबर के आखिरी दिनों में शरद पवार के सांसदों को, जो कुल 8 सांसद हैं, उसमें सुप्रिया सुले को छोड़ के बाकी 7 सांसदों को ऑफर दिया गया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ और वहां पिता पुत्री को छोड़ दें, आप अजीत पवार की पार्टी का हिस्सा बने और महायुति में सरकार में आ जाए। ये उनको ऑफर दिया गया था। हालांकि उस वक्त अभी इस ऑफर को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह भी नहीं कहा गया कि वो शरद पवार के साथ ही बने रहेंगे, अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए इस फैसले को भी होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि शरद पवार को भी फैसला लेने का, कोई निर्णय करने का वक्त दिया जा रहा है। और इस बीच शरद पवार यही उधेड़-बुन में है, यही कोशिश में है कि अगर मेरी पार्टी को टूटना ही है, मेरी पार्टी को विलय करना ही है, तो क्यों ना भाजपा के साथ किया जाए और भाजपा में मेरे विधायक जाएं, जिससे सुप्रिया सुले की हैसियत बनी रहे। लेकिन साथ ही वो एक दूसरी बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि वो बाहर से सपोर्ट भी कर सकते हैं बीजेपी को जब जरूरत हो, जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड बिल आना है, संशोधन बिल आना है, वन नेशन वन इलेक्शन आना है, ये और भी आने वाले समय में जो बड़े कानून लाए जाएंगे, जो बड़े विधेयक लाए जाएंगे, उसको लेकर शरद पवार जो है वो लोकसभा में सपोर्ट कर सकते हैं। तो शरद पवार ने बीजेपी को अपनी तरफ से ऑफर दिया है, अपना दरवाजा खुला रखा है कि आपकी शर्तों पर हम आने के लिए तैयार हैं। अब फैसला बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी को देखिए, उसके पास भी 132 यहाँ पर, महाराष्ट्र में तो 132 उनके पास विधायक हैं, यहाँ समस्या नहीं है, लेकिन लोकसभा में तो थोड़ी समस्या है। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि वो ज्यादा विकल्प अपने पास रखे, और ऐसे में शरद पवार अगर आगे से आ रहे हैं तो उस विकल्प में भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए इस वक्त ये पूरा महाराष्ट्र में आप देखेंगे पूरी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, सब एक दूसरे की सख्त तारीफों में लगे हुए हैं। लगता है कि विपक्ष ही नहीं है, कांग्रेस अलग थलग पड़ी है, कोई बयान नहीं आता, कांग्रेस का ऐसा लगता है कि कोई भूमिका ही नहीं है, और जो बाकी दो हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, वो भाजपा के गुणगान गाने में लगे हैं। शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी इसी रणनीति पर, कुछ ना कुछ इस रणनीति पर चल रहे हैं कि पूरी तरह अगर गठबंधन ना हो तो मैं जो है बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हूं। मेरे पास 20 विधायक हैं, 9 सांसद हैं, और देखिए इन दोनों के मिला दे तो 9 और 8 17 सांसद हो जाते हैं। तो जब इन दोनों के सांसद मिल जाते हैं तो वहां भाजपा की टीडीपी और जदयू पर, दोनों में से किसी एक पर निर्भरता कम हो जाती है। तो वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में या फिर अड़ियल बने रहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये आगे के पूरे 5 साल के लिए सुरक्षित होगा। तो भाजपा भी इस पर पूरी तरह से अभी इंकार नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे, उनके पास 9 सांसद हैं, तो वो भी सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि वो अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है सहयोग की राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरह से सामना में अच्छे काम की तारीफ हुई, ये तो वो गठबंधन का हिस्सा है जो सरकारों के अच्छे कामों को में भी बुराई खोजते हैं, कभी तारीफ नहीं करते। जैसे कांग्रेस की स्थिति रही है कि कोई भी फैसला सरकार ले लेगी, वो इसमें कमी खोजेंगे और इसका विरोध करेंगे, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हम जो है सहयोग करना चाहते हैं। अब इसके बदले में विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं आदित्य ठाकरे। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हम जो है हमारे आगे के कामों के लिए सहयोग मिलता रहे। तो ये पूरा एक हमारी छवि भी बदलती रहे, इसको सोच के उद्धव ठाकरे भी आगे बढ़ रहे हैं। और शरद पवार, वो अजीत पवार से जो चुनौती मिल रही है उससे निपटना चाहते हैं भाजपा के सहारे, क्योंकि शरद पवार विलय नहीं चाहते। ये जो अब तक सामने आया है, जितनी भी चीजें हुई हैं, उसमें शरद पवार विलय नहीं चाहते, क्योंकि विलय के बाद उनका और उनकी बेटी के राजनीतिक अस्तित्व पर पूरी तरह खतरा है, वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है पार्टी के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों का। इसीलिए वो अजीत पवार की बजाय भाजपा में विकल्प देख रहे हैं कि अगर भाजपा में डायरेक्ट जाएंगे तो हम एक अलग पार्टी के तौर पर मौजूद रहेंगे और सहयोगी के तौर पर मौजूद रहेंगे, भाजपा के लिए अहम होंगे और सीधे सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। तो उससे केंद्र में भी फायदा होगा, राज्य में भी फायदा होगा। इसीलिए शरद पवार
बार बार अब ये ऑफर दे रहे हैं, चाहे तारीफ करके गेस्चर दिखाना हो, फोन करके 15 मिनट तक बात करनी हो। और बीजेपी के पास इस वक्त यहाँ ऑफर्स की भरमार है, दोनों तरफ से ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं। लेकिन अभी भाजपा ने कोई फैसला नहीं किया है कि किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा उद्धव ठाकरे को लेकर और शरद पवार को लेकर, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से शरद पवार के विधायकों को लेना, क्योंकि इतनी कमी नहीं है, 132 है भाजपा के पास, कोई 13-14 ही चाहिए वहां बहुमत के लिए और अभी कोई खतरा नहीं है, तो इनके विधायकों को लेने के लिए तो भाजपा कोई लालायत नहीं है। लेकिन अब शरद पवार कितना मजबूत ऑफर देते हैं, उससे कितना फायदा होता है ये देखना होगा कि बीजेपी फिर इसको लेकर क्या फैसला लेती है। तो शरद पवार के पास इस वक्त दो ही विकल्प है, पार्टी खत्म होनी है ये तय है। अब ये चाहे विलय कर लें या भाजपा में चले जाएं, भाजपा में अपने विधायक देकर सहयोग की बात करें, लेकिन शरद पवार के लिए इस वक्त अकेले अपने बूते, अपनी बेटी के बूते महाराष्ट्र की राजनीति में रहना संभव नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।